नमस्कार मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद, इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद हैं। जो भी अनुच्छेदों में संशोधन किया जाता है उनके सब पॉइंट यानी सब भाग में संशोधन होता है, न कि पूरे अनुच्छेद में चेंज होता है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद हैं। पहला भाग है संघ एवं उसका क्षेत्र। इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताया गया है। पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, अर्थात इंडिया जो कि भारत है, भारत का नाम के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरा है नए राज्यों का परिचय या स्थापना, जो भी नए राज्य हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। दो का ये सिक्किम को संघ के जोड़ा जाए, ये निश्चित किया गया है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। और चौथा अनुच्छेद है आपके पहली से और चौथी अनुसूची संशोधन तथा अनुपूरक अनुशासनिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि। इस चौथे अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद किस प्रकार नए राज्यों में संशोधन, नाम में परिवर्तन या उनकी सीमा में परिवर्तन करेगी, तो साधारण बहुमत से करेगी। भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता में आपके 5 से 11 तक है, जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। तीसरा है आपके मूल अधिकार। मूल अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है, भाग 3 में वर्णन किया गया है। इसमें देख लीजिए, अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई राज्य की कि राज्य क्या है और राज्य का क्षेत्र क्या है, उसके बारे में परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत है उसके अल्परीन करने वाली विधियाँ। जो भी विधियाँ यानी जो भी कानून मूल अधिकारों के हनन करने के लिए बनाए गए उसे न्यायालय निरस्त कर सकता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हमें न्यायिक समीक्षा कहते हैं, जो उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। अनुच्छेद 14 है आपके विधि के समक्ष समानता, ये समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म विस्तार के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के लिए विषय में अवसर की समानता, जिसमें अनुच्छेद 16 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 अप्रत्यक्षता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में वाक स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी अपराधी को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर उसने कुछ एक बार जुर्म किया है तो उसके लिए उसे 2 बार सज़ा नहीं दी सकती, और जिस तारीख को उसने जुर्म किया है उस तारीख से ही उसकी सज़ा का प्रावधान है, न कि पिछली डेट या न कि आगे की डेट। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैविक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 के में जोड़ा गया है आपके प्रारंभिक शिक्षा अधिकार। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये जोड़ा गया है आपको शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए निःशुल्क होने वाली शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 में बालाश्रम, मानव के दुर्व्यवहार का निषेध, जिसमें आप 14 वर्ष से कम बालक को कोई भी कार्य या शोषण नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 है आपके कारखानों में बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों या संशयों के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 है आपके निश्चित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी आपके 2829 ये आप नहीं आपके 25, 26, 27, 28 ये 4 अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 है आपके अल्पसंख्यक वर्गों के हित में संरक्षण। अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 आपके अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 31 आपकी संपत्ति का अधिकार था, जो कि जिसे निरस्त कर दिया गया। मूल संविधान में ये अधिकार आपके 7 थे, वर्तमान 6 है, जिसमें संपत्ति का अधिकार आपके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में हटा दिया गया है। 31 के में संपदाओं आदि के अर्जन के लिए। 31 ख कुछ अधिनियमों विनियमों का विधिकरण। 31 ग कुछ निर्देश तत्वों को प्रभावी करने के लिए विधियों। 32 में 32 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा कि यही मूल अधिकार है जो सभी अधिकारों की रक्षा करता है। इस भाग में द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवृत्ति करने के लिए उपचार यानी उपचारों का अधिकार, जिसमें हम संविधान में 5 प्रकार की रिटें लगा सकते हैं। इसके बाद आपके देख लीजिए चौथा भाग है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
अनुच्छेद 36 परिभाषा, जो स्वयं राज्य की परिभाषा 12 में दी गई वो स्वयं की स्वयं 36 में दी गई। 37 में इस भाग में अतिवश्यक तत्वों को लागू होना। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों। 39 के समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 40 ग्राम पंचायतों का गठन, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अनुच्छेद यही है, अनुच्छेद 40। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक नियोजन का पाने का अधिकार। इसके बाद है अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का उपवन। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 के उद्योगों के प्रबंध और कामकारों का भाग लेना। 43 के सहकारी समितियों का बढ़ावा लेना, जो कि आपके वर्तमान में जोड़ा गया है। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों और शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि। अनुच्छेद 45 है आपके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन, किस अनुच्छेद के द्वारा बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी गई, वो है आपके अनुच्छेद 45, जिसमें बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी गई। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर पर जीवनी स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधार और राज्य का कर्तव्य। 48 कृषि और पशुपालन। 48 के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। 49 राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। आगे आपके हैं मूल कर्तव्य, ये भाग 4 के में जोड़ा गया है, जिसमें 51 के मूल कर्तव्य है। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार सर्वन सिंह समिति का गठन किया था, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों की आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी पड़ी, जिसके कारण 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और जिसमें 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार बालकों को देने के लिए मूल कर्तव्य के नाम से जोड़ा गया। आगे है आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख, यानी भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति की नियत होगी। अनुच्छेद 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी विधि, किस प्रकार निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी कितने वर्षों तक राष्ट्रपति अपना कार्यकाल रहेगा। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र देता है, उसके लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता यानी योग्यता, कि किस प्रकार राष्ट्रपति की योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, क्या शर्तें होगी जिस राष्ट्रपति बनने के लिए। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद पर रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, यानी कितने वर्षों तक अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं हो तो दूसरा व्यक्ति रह सकता है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसलिए उपराष्ट्रपति को उनका वेतन उपराष्ट्रपति के तौर पर न मिलके राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में कहा गया है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ये अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 समता समानता आदि के और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति को शक्ति, जिसे हम समाधान की शक्ति कहते हैं, वो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में दी गई। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो बार बार पूछा जाता है।
अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार। अब आगे हैं आपके केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री यानी पीएम। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 में भारत का न्यायवादी महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब है आपके अनुच्छेद 79 यानी संसद। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 18 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, यानी आपके किस प्रकार सीटों का बंटवारा हो, कौन सी जनसंख्या परिसम आयोग हो, ये सब अनुच्छेद 82 के तहत होगा। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्य की अहर्ता यानी योग्यताएं। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रवान और विघटन। अनुच्छेद 86 संसद सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादियों के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने, सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति यानी व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने में कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पद से हटाया जाना। यहाँ आपके 89 से लेके 92 तक ये राज्यसभा के बारे में, और अनुच्छेद 93 से स्टार्ट हो गए ये लोकसभा के बारे में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद है। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसकी पीठासीन न होना, यानी जब भी उन पे कोई जब उन पे कोई दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जाता है या फिर उनको हटाया जाता है तो उसके लिए संसद में अध्यक्ष तौर पे उनको वहाँ पे पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 98 संसद का सचिवालय, यानी आप कह सकते हैं संसद जहाँ पर संसद की मीटिंग होती है। अनुच्छेद 99 सदस्यों का द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते ही सदनों की कार्य शक्ति और गणपूर्ति। इसके बाद आप इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देख सकते हैं। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं इसके अध्यक्ष कौन होंगे? लोकसभा अध्यक्ष। और ये कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति के आह्वान पर। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 11 विधेयक पर अनुमति। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद आप अनुच्छेद 124 देख सकते हैं। अनुच्छेद 123 भी इम्पोर्टेंट है। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश पारित करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति, यानी राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अनुच्छेद 123 के तहत उन्हें शक्ति प्राप्त है। फिर है आपके उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 के में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश और न्यायाधीशों को भर्ती और नियुक्ति के संबंध में बताया गया है। अनुच्छेद 124 ख में आयोग के कार्य। अनुच्छेद 124 ग में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। 26 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 28 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ये अभी हाल ही में रिट 2021 में पूछा गया है। अनुच्छेद 129 यानी उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके जो भी निर्णय है वो एक सबूत के तौर पे रहेंगे।
अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान, यानी दिल्ली उच्चतम न्यायालय कहाँ मतलब अपना कार्यकाल कार्य करेगा। अनुच्छेद 31 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। इसके बाद आप देख सकते हैं अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों ने अपीलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार। फिर इसमें इम्पोर्टेंट है आपके अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति, यानी राष्ट्रपति अगर किसी कानून विशेष के मामले में सलाह लेनी होती है तो वो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। उसके लिए अनुच्छेद वो 143 का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक परिअधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। इसके बाद आपके इम्पोर्टेंट है 148 भारत का न्याय एवं महालेखा परीक्षण, जिसे हम कहते हैं अकाउंटेंट। भारत का न्याय और महालेखा परीक्षक 148 में वर्णन है। 149 में न्यायिक महालेखा परीक्षण के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में संघ राज्यों के लेखाओं का स्वरूप। और अनुच्छेद 51 छोड़ो, अनुच्छेद आपके आ जाता है आपके 152। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में या एक या दो से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल होने का 152 में प्रावधान किया गया है। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो कि 53 में दी गई हैं केंद्र में, और 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल को दी गई है, और केंद्र में 53 की शक्ति आपके राष्ट्रपति को दी गई है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 156 राज्यपाल की पदावधि यानी राज्यपाल कितने साल तक, मिनिमम ये 5 वर्ष तक है, या फिर राष्ट्रपति अपने प्रधान प्रतिनिधि राष्ट्रपति के अनुसार होगा। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हता है, यानी कौन राज्य का राज्यपाल बन सकता है, उसके लिए क्या क्या मतलब योग्यता होनी चाहिए। 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 160 कुछ आकस्मिक में राज्यपाल के कर्तव्य निर्वहन। 161 समाधान आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण के राज्यपाल को शक्ति, जो कि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत मिली हुई है। राज्यपाल सजा को कम कर सकता है, राज्यपाल क्षमा को कम कर सकता है लेकिन माफ़ नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है या उसे मतलब हमेशा के लिए छोड़ सकता है, लेकिन राज्यपाल केवल सज़ा को कम कर सकता है, या किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड के अलावा कोई भी सज़ा मिली उसे राज्यपाल कम कर सकता है। मृत्युदंड केवल राष्ट्रपति को अधिकार है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 163 में जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, वही अनुच्छेद 74 में भारत के राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, वो अनुच्छेद 74 में केंद्र के लिए है और अनुच्छेद 163 राज्य के लिए। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 165 राज्य का महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। 167 राज्य को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अब है राज्य का विधानमंडल, जो कि लोकसभा राज्यसभा है केंद्र में, उसी प्रकार राज्य में भी विधानमंडल जिसमें विधान परिषद और विधानसभा है। 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सर्जन। 170 विधानसभाओं की संरचना। 171 विधान परिषदों की संरचना। यह भी ऐसा ही में पूछा गया है अनुच्छेद 171। 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। 173 राज्यों के विधानमंडल की सदस्य और उनकी योग्यताएं। 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रवान और विघटन। 175 संसद या सदनों में अभिभाषण का उनको संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार। इसके बाद इम्पोर्टेंट अनुच्छेद में देगी 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद से हटाया जाना। 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके बाद आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ये जो भी अनुच्छेद है वो राज्य के बारे में बताए गए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं
अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। 200 अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक भी हो सकता है या उनके लिए अलग अलग भी उच्च न्यायालय हो सकता है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का होना, जो कि 129 में बात कही गई है उच्चतम न्यायालय के बारे में। वही बात सेम 215 में उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना 215 में कहा गया है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपवन। 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के शपथ और प्रतिज्ञा। 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। फिर आपके इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देख सकते हैं आपके 224 का उच्चतम न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय को शक्ति, जो कि मूल अधिकार के तौर पे बताई गई है। 226 के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्रवाई में केंद्रीय अधिनियमों में संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं करना। इसके बाद आप देख सकते हैं अनुच्छेद 229 230 231 इंपॉर्टेंट है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। इसके बाद आपके अधीनस्थ न्यायालय। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 के कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधिमन है। 234 न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 निर्वाचन। अनुच्छेद 237 कुछ वर्गों या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंध का लागू होना। इसके बाद आपके 239 संघराज्य क्षेत्र, इतना इम्पोर्टेंट आपके नहीं है। अनुच्छेद 243 आपके पंचायतें। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत पंचायतों का गठन किया गया और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। 243 परिभाषाएं किसकी? पंचायतों के बारे में। 243 के ग्राम सभा। 243 के पंचायतों का गठन। 243 के पंचायतों की संरचना। 243 घ स्थानों में आरक्षण। 243 अंग पंचायतों की अवधि और आदि। 243 च सदस्यों के लिए योग्यताएं। 243 पंचायतों की शक्तियाँ। इसके बाद आप देख सकते हैं 243 पंचायतों में लेखा की संपरीक्षा। 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 ठ संघ राज्य क्षेत्र का लागू होना। 243 इसके बाद आप इम्पोर्टेंट देख सकते हैं 243 त नगर पालिकाएँ। ये है आपके 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 200 ये सब पूरे अनुच्छेद आपके नगर पालिका के बारे में है, जो कि आप एक बार देख सकते हैं। जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके 243 यानी इसमें वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। इन 5 साल के लिए एक वित्त आयोग होगा, जो कि इनके बजट के बारे में बजट देगा। इसके बाद आपके हैं सहकारी समितियाँ। ये भी आपके 57वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया, जो कि नए अनुच्छेदों में जोड़ा गया है। 243 से यह ज से लेके 243 यह द तक सहकारी समितियाँ। इसके बाद आपके 244 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन। 244 के असम में कोच जाति, ये असम के बारे में। फिर अनुच्छेद 245 संघ और राज्यों के बीच विधायक संबंध। 245 से लेकर 255 यानी इसमें देख सकते हैं हम समवर्ती सूची के बारे में बताएंगे। जो संघ राज्य और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में जो अनुच्छेद 245 से लेके ये आपके संघ राज्य प्रशासनिक संबंध। इसके बाद संघ राज्य वित्तीय संबंध, किस प्रकार राज्य और केंद्र के बीच करों का विभाजन होगा उसके बारे में। ये आपके 295 तक है, 93 तक।
इसके बाद आपके 294 से लेकर 300 तक ये सरकार के अधिकार और दायित्व है, जो आप एक बार देख सकते हैं। फिर आपके जो संपत्ति का अधिकार 31 में था, उसे हटा के 300 क में विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना, यानी आपको संपत्ति कानून के तौर पे अधिकार दिया गया है। ये 300 क में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे हटाया कहाँ गया? 31 से। फिर आपके भारत के राज्य क्षेत्र के व्यापार, वाणिज्य और समागम। फिर आपकी लोक सेवाएं, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट है 312 अखिल भारतीय सेवाएं, जो कि राज्यसभा द्वारा बनाई जा सकती है। नई कोई भी अगर लोक सेवा भारतीय सेवा बनानी होती है तो वो राज्यसभा ही बना सकती है। इसके बाद आपके लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 315 संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग, सदस्यों की नियुक्ति 316 17 में लोक सेवा आयोग किसी सदस्य को हटाया जाना, निलंबित करना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों में कर्मचारी की सेवा और शर्तें। 320 लोक सेवा आयोग के कर्तव्य, और अंत में है 323। ये सब लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया। इसके बाद आपकी अधिकरण 324 निर्वाचन आयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। 324 निर्वाचन के अध्ययन, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग की नियत होना। इसके बाद कुछ वर्गों के विशेष उपवन, ये आपके अंगल भारतीय जो कि वर्तमान में 331, ये इम्पोर्टेंट है। 331 लोकसभा में अंगल भारतीयों का समुदाय का प्रतिनिधित्व वर्तमान में हटा दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं 333 से 342 तक। 333 राज्यों की विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये भी हटा दिया गया है। 334 70 वर्ष 50 सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति। इसके बाद आप 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये इम्पोर्टेंट है। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 339 अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण के लिए संघ का नियंत्रण। फिर इसमें 341 में अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा दी गई है, दोनों की 342 में। फिर आपके इम्पोर्टेंट है आपकी 343 संघ की राजभाषा, ये भारत की राष्ट्रीय भाषा आमतौर पर अभी भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को अभी दर्जा नहीं मिला हुआ है, इसलिए वो एक राज्य भाषा यानी राजभाषा के रूप में कार्य कर रही है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा जो कि हिंदी होगी। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। फिर 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। फिर हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 351। फिर है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 352 आपातकालीन प्रावधान। ये आपके 352 में आपातकाल की घोषणा। इन्हीं 352 में कहा गया है कि भारत में किस प्रकार आपातकाल लगाया जा सकता है। 3 आपातकालों के बारे में विशेष में, एक बाहरी युद्ध, जो कि हमारे युद्ध या अशांति कहीं भी भारत में हो जाती है, उसमें आपातकाल लगाया जा सकता है। जिसमें पहले ये अशांति था, इसके स्थान पे अब सशस्त्र विद्रोह, यानी अगर कहीं भी कोई भी गृह युद्ध जैसी घटना हो जाती है, वहाँ पर आपातकाल लगाया जा सकता है। फिर आपके 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में राज्यों में आपातकाल। फिर आपके 360 वित्तीय आपातकाल, यानी अगर देश में कहीं साख संकट में पड़ जाए या वित्तीय संकट आ जाए, तब भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। फिर आपके इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके 368 संविधान में संशोधन करने की संसद को शक्ति और विशेष प्रक्रिया। इसके बाद आप देख सकते हैं
372 ये सब राज्यों के बारे में। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, इनके बारे में वर्णन किया गया। 369 से लेके 372, 73। आप देख सकते हैं ये अनुच्छेद, ये 395 लास्ट अनुच्छेद। इस प्रकार भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद हैं। धन्यवाद।